हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। इस पाठ में हमको मुख्य बिंदु क्या क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव, इसके बारे में जानना है। अब प्रभाव दो तरह के हैं, एक तो लाभदायक प्रभाव और एक तो हानिकारक प्रभाव। तो कौन से जंतु जो हैं वो लाभदायक प्रभाव डालते हैं, कौन से जंतु हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ऐसे ही कौन से पौधे हैं जो लाभदायक प्रभाव देते हैं, कौन से पौधे हैं जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं हमारे मानव जीवन पर, ये सब जानेंगे। इसके बाद लाभदायक पौधे क्या होते हैं ये जानेंगे। पौधों का महत्व, जैसे भोजन, रेशे, दवा, इमारती लकड़ियां एवं ईंधन के रूप में पौधों के क्या महत्व हैं वो जानना है। और उसके बाद लाभदायक जंतु कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभदायक और हानिकारक, पहले तो ये दो शब्द लिखे हैं, एक तो लिखा है लाभदायक, एक तो लिखा है हानिकारक। तो लाभदायक और हानिकारक में या इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो लाभदायक और हानिकारक की बात करें तो लाभदायक क्या होता है, लाभदायक का मतलब फायदेमंद। ऐसे जंतु या पौधे जो हमारे लिए फायदेमंद हो, फायदेमंद का मतलब किसी न किसी तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हो, उन्हें लाभदायक कहते हैं। हानिकारक की बात करें तो ऐसे जीव जंतु जो हमें हानि पहुंचाते हो, किसी भी तरह से हानि पहुंचाते हो, बस हानि पहुंचाते। जैसे अब हानि की बात करें तो जैसे सांप है, सांप एक जंतु है, सांप के अंदर जहर होता है, अगर वो हमें काट ले तो हम मर जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। वहीं अगर पौधों की बात करें तो आप देखेंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको छूने पर खुजली होने लगती है, तो वो पौधे क्या हैं, वो हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो जंतु हैं, बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का क्या प्रभाव है। तो मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं के प्रभाव की बात करें अगर हम, तो इन प्रभावों को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप की बात करें या अप्रत्यक्ष रूप की बात करें, किसी भी रूप में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा हानिकारक पौधे एवं जंतु, यानी ऐसे पौधे और जंतु जो मानव को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरा बांटा गया है लाभदायक पौधे एवं जंतु, यानी ऐसे जंतु और ऐसे पौधे जो लाभदायक हैं, यानी लाभकारी हैं मानव के लिए। अब हमें पता है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है, जैसे चावल मिलता है पौधों से, हमें सब्जी मिलती है, फल, ये सब कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। ऐसे ही बहुत से जंतु हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, शहद मिलता है, चमड़ा मिलता है, ऊन मिलता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, डेली के जीवन में। जैसे दूध, इंसान रोज चाय पीता है, ठीक है, मानो क्या करता है, रोज चाय पीता है, रोज दूध पीता है, तो दूध चाहिए। पनीर खाता है, ठीक है, मक्खन खाता है, ये सब क्या है, दूध से बनते हैं। फल खाता है, सब्जी खाता है, चावल, दाल, ये सब खाते हैं ना, तो ये सब क्या है, भोजन है, जो जिसे हम कहेंगे कि ये पौधे या ये जंतु हमारे लिए लाभकारी हैं, जो हमें ये सारी चीज़ें देते हैं, जिनसे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं हानिकारक पौधों की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर हानिकारक पौधों की, तो हानिकारक पौधे जैसे हर वो पौधा हमारे लिए हानिकारक है जो हमें नुकसान पहुँचाता हो किसी भी तरीके से, सीधी सी बात है, किसी भी तरीके से हमें हानि पहुँचाता हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए खुजलाहट पैदा करने वाले पौधे, तो ये क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक है। जैसे गाजर घास को छूने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवाच का पेड़ होता है या इसके रोए जो होते हैं, कच्चे काजू के आवरण जो होते हैं, जो कच्चा काजू होता है ना, काजू जो खाते हो आप लोग, अगर जो कच्चा काजू होता है उसका जो छिलका होता है उससे भी, उसके जो रोए होते हैं उससे भी खुजली पैदा होती है। पपीते के दूध से भी क्या होता है, खुजली पैदा करते हैं। तो ये सब क्या है, हानिकारक हैं।
अब पपीता नहीं हानिकारक है, लेकिन पपीते का दूध हानिकारक है, तो हमको उससे बचाव करना पड़ता है। क्या करते हैं हम, उससे बचाव करते हैं ना, तो इसीलिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पूर्व काल में, पुरानी समय की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधे जैसे रिसपैंचा, ठीक है, कुरारे के रस में अपने बाढ़ को बुझा लेते थे, जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या होता ना, ये ऐसे पौधे थे, इनका जो रस होता था एक तरह से बहुत जहरीला होता था। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, शिकारी जो होते थे वो अपने तीर को उसमें, उसके रस में, इन सब पौधों के रस में डुबा लेते थे और उससे फिर अपने शिकार को मारते थे, जिससे शिकार जल्दी मर जाता था। ठीक है, शिकार, अगर उनका तीर शिकार को छूकर भी निकल गया है, यानी शिकार के शरीर को टच करके निकल गया है और शरीर कट गया है शिकार का, तो धीरे धीरे जहर के कारण बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे पीली जो कनेर की पत्ती होती है तथा मदार का दूध जो होता है वो भी जहरीला होता है, इसीलिए कहते हैं कि मदार के दूध को आँख में नहीं लगने दिया जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता, कोको आदि एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है इनमें, जिन्हें मादक पदार्थ कहते हैं, यानी इनमें नशीले पदार्थ होते हैं। मादक पदार्थ में हमारा बात करें तो गांजा, चरस, अफीम, मार्फीन, हीरोइन। हीरोइन वो नाचने वाली हीरोइन नहीं, ठीक है, हीरोइन एक तरह का पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ। ठीक है, हीरोइन कहने पे तुम लोग वही समझ लेते हो सीधे, पिक्चर वाली हीरोइन। अरे वो नहीं है जी, ये जो ऐसा पदार्थ होता है खाने के बाद नशा हो जाता है, ये वो वाला हीरोइन है। ठीक है, चलो, और उसके बाद कोकीन। ये सब क्या है, ये कोकीन, हीरोइन, मार्फीन, अफीम, ये जानते हो, ये आप लोग जो फिल्में आती हैं उसमें सुना होगा आपने। ठीक है, जैसे गुड्डू भैया वाले पिक्चर क्या थी, मिर्जापुर, उसमें कहता है ना हमें अफीम की खेती करनी है। ठीक है, अफीम की खेती, तो अफीम पैदा करते हैं वो लोग, खेती होती है इसकी, नशीला पदार्थ है, बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, तो ये सब पिक्चरों में ही सुना होगा आपने, देखने को तो कम ही मिलता है, कम ही क्या, मिलता ही नहीं। गांजा तो भले देखने को मिल जाए, अफीम, मार्फीन और हीरोइन कहाँ मिलता है, अरे कहीं पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब जानिएगा, ये सब इलीगल चीज़ें हैं। चलो, तो ये सब क्या है, ये सब नुकसानदायक चीज़ें हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इन सभी से क्या होता है, हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में दाद होता है, खाज हो जाता है, गंजापन। ये कवक क्या है, कवक एक प्रकार का पौधा ही है। ठीक है, ये कवकों के द्वारा क्या होता है, गंजापन हो जाता है, फंगस हो जाता है, आप देखते हैं ना, फंगस हो जाता है, दाद हो जाता है, ये सब बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है, हानिकारक पौधे हैं। अब यहीं पे बात करें हानिकारक जंतु की। ठीक है, अभी तो पौधों की बात की हमने, अब हानिकारक जंतुओं की बात कर लेते हैं। हानिकारक जंतु की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे पौधों की भांति हानिकारक जंतु भी हैं। जैसे कुछ तो जहरीले जंतु होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, काट लेंगे तो वो टपक जाएगा, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये विषैले जंतु हैं। सांप आप काट ले तो, कोबरा काट ले तो क्या होगा, आदमी टपक जाएगा, मर जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो सांप आपसे बचना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना सांप हानिकारक जंतु है। ऐसे ही देखिए, लेकिन अब देखिए इन सांप की विष से, अब एक तरह से तो हानिकारक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो ये जंतु हैं, इन जंतु को विष की थोड़ा मात्रा लेकर औषधि भी तैयार की जाती है, अब दवाई भी बनाया जाता है। तो बस कारण क्या है कि ज़्यादातर इनसे लोग मरते हैं, इसीलिए इनको हानिकारक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सही समय पे इलाज हो नहीं पाता, अब हर जगह तो दवाई उपलब्ध नहीं होती, तो लोग ज़्यादातर मर जाते हैं। अब देखिए बर्रे, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक जब लगते हैं ना शरीर में, ये बिच्छू जब काटता है ना, तो बस एकदम बहुत धमाकेदार दर्द होता है। ठीक है, चींटी, खटमल, मच्छर, ये सब क्या है, हानिकारक हैं। मच्छर काट ले तो बुखार हो जाता है, खुजली होती है, जलन होती है। खटमल काट ले तो बहुत कस की खुजली होती है। ठीक है, तो ये सब हानिकारक हैं। ऐसे ही रोगवाहक जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, जैसे इसमें जुएं हो गए, खटमल हो गए, पिस्सू, ये रोगवाहक जंतु हैं। ठीक है, अब हैजा, अमितसार, पेचिस जिसको बोलते हैं,
डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां जो है ये घरेलू मक्खी फैलाती है, तो ये भी हानिकारक है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, फील पाँव, ये मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब रोग वाहक जंतु हैं जो कि हानिकारक हैं। अब ऐसे ही बात करें तो संक्रमित कुत्ते, आपने देखा हो ना, कुत्ता काटता है तो सुई लगवानी पड़ती है, क्यों? इसीलिए कि भैया जिंदा रहें हम, नहीं तो कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं। अब तो कुत्ते के काटने का सुई आ गया है, इसीलिए लोग लगवा लेते हैं, 3 ठो सुई कुचवा लेते हैं और बच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुत्ता भी एक तरह से हानिकारक ही है, लेकिन अब तो कुत्ते काटने का इलाज हो गया है, इसीलिए लोग कुत्ता पाल लेते हैं, उसको रोज मंजन भी कराना चाहिए। ऐसे तो रोज कुत्ते को मंजन कराना चाहिए ताकि उसका दांत ही साफ रहे, लेकिन रोज कोई कराता नहीं है। चलो, क्योंकि ये मंजन वंजन करता नहीं, खाता रहता है, बस ऐसे चलता रहता है, तो इसकी ये रेबीज नामक खतरनाक बीमारी इनसे हो जाती है काटने वाटने से, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है। मनुष्य क्या करता है, ये सब पैदा करता है, लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन प्राप्त न करते, यानी फसलों से ही जंतु जो है भोजन भी प्राप्त करते हैं, अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट करके हानि पहुंचाते हैं, जिसमें कुछ कीड़े तथा लार्वा ये सब क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो हानिकारक भी है, ठीक है। अब इसमें से एक जंतु आप देख रहे हैं टिड्डा, ये है, ये अभी हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो कि टिड्डे का झुंड आया था। ये इतने खतरनाक जानवर होते हैं कि एक एक पूरी खेत को ही सफाचट कर जाते हैं, कुछ ही घंटों में पूरा खेत सफाचट कर जाएंगे। इनका एक जो झुंड होता है उसमें करोड़ों टिड्डे होते हैं, ठीक है। ये इनका एक एक दल करोड़ों टिड्डों का होता है। तो एक बार जिस खेत में बैठ गए, उस खेत की तो पूरा जितने भी खाना है, जितना भी गेहूं चावल जो होगा एकदम साफ कर देंगे, खत्म, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब चूहे खेत में बिल बना देते हैं, घरों में बिल बना देते हैं। अब जैसे घरों में बिल बना दिए, सांप टहलता हुआ आया, उस बिल से घर में घुस आया, ये भी हानि है, ठीक है। अनाज जहाँ आप रखते हैं वहाँ जाके छेद कर देंगे, तो वहाँ पे चूहे जाके खाते रहते हैं, अनाज खराब करते रहते हैं। ये सब क्या है, ये भी हानिकारक होता है हमारी फसलों के लिए, मनुष्य के लिए। ऐसे ही तोता है, तोता क्या करता है, तोता फसलों एवं फलों को हानि पहुँचाने वाला पक्षी है, ठीक है। अब ये हानि पहुँचाने वाला पक्षी है, इसकी चोंच बहुत मजबूत होती, नुकीली होती है, मुड़ी होती है, तो ये कुतर के खाता है, मतलब बहुत मजबूत चोंच होती है, तो ये कुतर के खाता है, खाता कम है, गिराता ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी हानिकारक हमारे लिए। वो अलग बात है, लोग पालते हैं इसे, ठीक। चलो आगे आप देखेंगे, आपने सुना होगा नीलगाय। नीलगाय भी एक वन्य प्राणी है, यानी एक जंतु है जो क्या करता है, खेतों में दौड़ दौड़ के घूमता है और खेतों में जो फसलें होती हैं उनको खाता है, कचरता है, चलता है, सारी फसलों को लिटा देता है, ठीक है। हल्के नीले रंग के होते हैं, इसीलिए इनको नीलगाय कहते हैं। घोड़े के आकार के होते हैं, खड़बड़ खड़बड़ दौड़ते हैं, सारे खेत वेत खराब कर देते हैं, ठीक है, सारी फसल खराब कर देते हैं। जिस खेत में घुस जाए उस खेत को चर के और रगड़ के कूद के बराबर कर देते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक एक तरह से जंतु है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और भी जंतु हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से फायदेमंद भी हैं, बट फसलों को नष्ट करते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं लाभदायक पौधों पर। लाभदायक पौधे कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, लाभदायक पौधों की बात करें तो जिनसे हमें भोजन प्राप्त हो, मसाले प्राप्त हो, औषधि प्राप्त होती हो, रेशे प्राप्त होते हों, फल प्राप्त होते हों, ये पौधे क्या हमारे लिए लाभदायक हैं। यहाँ पे अब देखें तो भोजन प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं। भोजन प्रदान करने वाले पौधे जैसे चावल का पौधा, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, ठीक है, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसे ही कुछ पौधे हैं जिनसे विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके तनों से पशुओं के लिए क्या मिलता है, चारा मिलता है, भूसा जिससे बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये तो जान गए कि ऐसे पौधे जिनसे हमें क्या मिलता हो, खाना मिलता हो, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, विटामिन मिलता हो, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे फल जो हमें फल प्रदान करते हो, फलों से हमें विटामिन मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। जैसे नींबू हो गया, विटामिन सी मिलता है, ठीक है।
तो ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये सब फायदेमंद चीज़ें हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख रहे हैं दाल, अरहर का दाल, चने की दाल, ये सब जो पेड़ होते हैं इनसे क्या मिलता है, इनसे प्रोटीन मिलता है हमें। ऐसे मसाले भोजन की स्वादिष्ट, मसाला क्या करता है, हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, सुगंधित बनाता है, जिससे खाने में और मज़ा आता है। एकदम चाप के खाते हैं लोग, बल भर खाते हैं कस के, और फिर उनका पेट खराब हो जाता है। तो इतना भी नहीं खाना चाहिए, बस स्वाद लेके खाना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, स्वास्थ्य भी बना रहे और स्वाद भी बना रहे। अब इसमें देखिए मसालों में लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये सब पौधे आ जाते हैं। तेल का उपयोग हम करते हैं भोजन बनाने में। ठीक है, सरसों का तेल, तिल का तेल, अलसी, सोयाबीन, नारियल, ये सब हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे लाभदायक पौधे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेशे प्रदान करने वाले पौधे। तो रेशे प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? ये कपास का फल होता है, रुई के रेशे, कपास के बीज से जो रेशे निकलते हैं। और आप देखेंगे नारियल के वृक्ष से जो फल होते हैं, नारियल का फल होता है, उसमें जो रेशे होते हैं, तो हमें नारियल से भी रेशा मिल जाता है। तो रेशे का काम हम कई जगह, यानी इस्तेमाल हम कई जगह करते हैं। अब रेशा में कपास, जूट, नारियल के पौधों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इससे कई चीज़ें बनती हैं, जैसे जूट से बोरे बनते हैं, जटा का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, चटाई, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेशे प्रदान करने वाले पौधे हो जाते हैं। अब ऐसे ही पौधे होते हैं जिनसे औषधि प्राप्त होती है। औषधि प्राप्त किन से होती है? देखिए, अब औषधि की बात करें तो औषधि का मतलब होता है जिसके इस्तेमाल से हम रोगों से छुटकारा पा सकें। हल्दी उसमें आ गया, अदरक आ गया, मुलेठी, लहसुन, हींग, अजवाइन। ठीक है, ये सब क्या है, तुलसी, ये सब औषधि वाले तत्व हैं, पौधे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पौधों का नाम लिखा है, उपयोग होने वाला भाग लिखा है, औषधि गुण लिखा है। तो तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल होता है गले के खराश और त्वचा रोग में। ऐसे ही नीम की पत्ती का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक, यानी त्वचा रोग में, एंटीसेप्टिक की तरह होता है त्वचा रोग में। सर्पगंधा का जड़ इस्तेमाल किया जाता है अनिद्रा, रक्तचाप का कम करने में। ईसबगोला बीज की भूसी होती है कब्ज ठीक करने में। चाल मोगरा बीज का इस्तेमाल किया जाता है इसके, कुष्ठ रोग तथा खुजली में उपयोग होता है। सिनकोना का छाल उपयोग किया जाता है मलेरिया की दवा में। जामुन का बीज उपयोग किया जाता है मधुमेह, डायबिटीज़ के लिए। यूकेलिप्टिस का तेल इस्तेमाल किया जाता है जुखाम की औषधि के लिए होता है, यानी जुखाम रोग के लिए। हर्रे, बहेड़ा, आंवला, ये इसके फल का उपयोग किया जाता है उदर रोग के लिए। मुलेठी का उपयोग होता है गले की खराबी, खराश, खांसी के लिए, और मुलेठी की जड़ का उपयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पेड़ ऐसे पौधे हैं जो औषधि का उपयोग में लाए जाते हैं हमारे द्वारा। ऐसे ही आप देखें इमारती लकड़ी, ईंधन प्राप्त करने वाले पौधे। तो आपने देखा हो शीशम, सागवान, साखू, ये सब जो पौधे होते हैं इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इमारती लकड़ी यानी घर के मेज, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, फलाना धमाका, दरवाज़ा, फट्ठा, ये सब बनाने के लिए, अलमारी, कुर्सी, मेज, ये सब बनाने के लिए करते हैं। तो ये इमारती लकड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही पॉपुलर का वृक्ष होता है जो क्या करता है, ये जो इसकी जो लकड़ी होती है इसकी दिया सलाई बनाई जाती है, कागज़ बनाने के काम आता है। दिया सलाई का मतलब माचिस की तीली। ठीक है, ठीक है, तो इस लकड़ी का, पॉपुलर की लकड़ी का बनता है। और देखिए घर बनाने के लिए हम बांस आदि लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप पौधे के पुष्प जो होते हैं, पौधों के फूलों से क्या होता है, सेंट बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे पौधे में चमेली, चंपा, मनी प्लांट, ये सब क्या होते हैं, ये पौधे ऐसे हैं जिनका सजावट का काम होता है, इनका यूज़ हम सजावट के लिए करते हैं। ऐसे बड़े पेड़ों की बात करें तो फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक का पेड़, ये सब की टहनियाँ, ये सजावटी पौधे के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो ये हमारे लिए लाभकारी पौधे हैं। अब ऐसे बात करें लाभदायक जंतु। लाभदायक जंतु की बात करें तो लाभदायक जंतु क्या क्या हैं? देखिए, लाभदायक जंतु से हम क्या करते हैं। अब लाभदायक जंतु की बात करें तो इनका उपयोग या प्रयोग या इनसे लाभ क्या क्या होता है। भोजन प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है, कृषि कार्य हेतु, परिवहन हेतु, घर की सुरक्षा आदि हेतु जंतुओं को पाला जाता है। ठीक है, आदि के लिए, इन सभी के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे कौन कौन से, भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता। कुछ जंगली होते हैं इनमें से, जैसे
शेर, भालू, हिरन, गैंडा, लकड़बग्घा। अब ये सब जंगली जंतु हैं, ठीक है। अब जंगली हैं तो इनको तो पालोगे नहीं भाई। आजकल तो सऊदी अरब में शौक है, लोग पाल लेते हैं, लेकिन आप तो पालोगे नहीं। कहोगे शेर कैसे पालेंगे, हमको खा लेगा। सही बात है, खा लेगा। जिस दिन मौका पाया आपको चबा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके पेट में चले जाओगे। तो ऐसे ही जानवर को नहीं पाला जाता। कुत्ता उत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, घोड़ा पालिए, जिनसे कुछ मिले। ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको ही खा जाए, ठीक है। लेकिन इनसे भी हमें फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो जीवन चक्र है, एक तरह से पूरे सामाजिक तौर पे देखा जाए तो हर जंतु एक दूसरे पर निर्भरता दिखाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। अब खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ किससे मिलते हैं? गाय से, भैंस से। बकरी हमें दूध देते हैं। दूध क्या है? संतुलित आहार। संतुलित का मतलब पूर्ण आहार के रूप में इसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भेड़, बकरी, मुर्गी से हमें गोश्त मिलता है। लोग गोश्त खाते हैं, जिसको मीट कहा जाता है। मुर्गी, बत्तख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब जो अंडे होते हैं, ये अंडे यानी बत्तख के या मुर्गी के जो अंडे पैदा किए जाते हैं, या जो मुर्गी पालन होता है, एक तरह से मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रेशियो होता है, बट आजकल तो कृत्रिम रूप से और ज़्यादा अंडे दिलवाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। यहाँ मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के छत्तों से क्या निकलता है? शहद निकलता है। मधुमक्खी के छत्तों से शहद जो मिलता है, ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। पौष्टिक होता है, सुपाच्य होता है, रोगाणु रोधक होता है, ठीक है। शहद बहुत फायदेमंद होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या क्या मिलता है? मोम मिल जाता है, जो पालिश के काम आता है, मोमबत्ती बनाने के काम आता है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम आता है। मधुमक्खी का जो पालन होता है, इसको हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। अब देखिए कितनी मधुमक्खियाँ कितना मेहनत करती हैं, और उस मेहनत का फल हम खाते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। चलो, तो शहद फायदेमंद होता है, मधुमक्खी हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन जब डंक मार दे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, क्योंकि बहुत दर्द होता है, ठीक है। सब निर्भरता है, सब अपना स्वार्थ है। कहाँ जहाँ आपका स्वार्थ फायदेमंद में है, वो फायदा है। जहाँ आपकी हानि हो जाए तो वहाँ पे आपका नुकसान है, ठीक है। ऐसे ही मछली की बात करें तो तालाब, नदी, झील, समुद्र में पाई जाती हैं। ये लोग इनका पालन भी करते हैं, और प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया स्रोत होती हैं। मछलियों से हमें कार्ड और शार्क जो मछलियाँ होती हैं, इनकी यकृत से तेल निकाला जाता है, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। मछली को पालकर लोग बेचते हैं या इसका एक व्यवसाय करते हैं। मछली पालन पोषण को मत्स्य पालन कहते हैं। इसमें जो मछली पाली जाती है, ज़्यादातर उसमें रोहू, कतला, नैन, भांगुर, मांगुर, सौर, ये सब तालाब में पालकर इन्हें बेचा जाता है। ये व्यवसाय के रूप में कार्य किया जाता है, ठीक है। अब उत्पाद देने वाले जंतु। उत्पाद मतलब कुछ जंतुओं से ऐसी चीज़ प्राप्त करना, ठीक है, जिसको लोग कुछ और बनाकर, जिससे लोग कुछ बनाकर बेचें। अब देखिए, यहाँ पर रेशम के कीट की बात करते हैं। रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। अच्छा, रेशम प्राप्त कैसे होता है? देखिए, क्या होता है, शहतूत के पेड़ पे इनका पालन होता है। अब शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पर इनके अंडे जमा हो जाते हैं। अंडों से लार्वा निकलता है, जिसको इल्ली भी बोलते हैं। ये लार्वा क्या करती है, श्लेष्म, इनके पास श्लेष्म ग्रंथि होती है, ठीक है। इन श्लेष्म ग्रंथियों से ये बहुत महीन लसदर पदार्थ निकालती हैं। बहुत लसीला पदार्थ होता है, और वो इतना हरदम निकालते रहते हैं, जिससे इनके ऊपर एक कवच बन जाता है, ठीक है। ये कवच बन जाता है, जिसको कोया या कोकून कहते हैं। एक तरह से कवर होता है, इनका कवर होता है, ठीक है, कोकून होता है। इसी कोकून, ये जो कवर बना है, इसी कवर से ही हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक है।
जब ये कवर पककर निकल जाता है और इससे ये कीट बाहर आ जा वयस्क कीट बाहर आ जाता है तो ये कीट एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कार्य कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे रेशम के कीट में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इससे महीन लचदार पदार्थ निकलता है जिसे ये इल्ली या लार्वा जो होता है अपने शरीर के चारों ओर इकट्ठा करता रहता है, लपेटा करता है और गेंद जैसी संरचना बना लेता है, लार्वा या प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है, जब ये ऐसा लपेटा करता है तो ये लार्वा प्यूपा में बदल जाता है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में आती है तो ये हार्ड हो जाती है, ये कोया जो होता है ना ये हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, कड़ा होने के बाद क्या होता है, यही जो कोया होता है इसी को हम निकाल कर रेशम इससे प्राप्त करते हैं। सहतूत के पेड़ पे इनको पाला जाता है, इस पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसके एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबी रेशम का धागा निकलता है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें हम, एक चीज़ का इस्तेमाल हम और करते हैं, लाख। तो लाख हमें लाख के कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, इस कीट का नाम ही लोगों ने रख दिया लाख का कीट। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, लाख के कीट से पॉलिश, वर्निश, छपड़ा या जिसे हम सील मोहर कहते हैं, मोहर जैसे मारा जाता है ना, ठप्पा। ठीक है, चूड़ी, ग्राम फोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं इनसे बनाई जाती हैं। जो लाख का कीट होता है ये होता है लाख का कीट। ठीक है, ये लाख का कीट क्या होता है ना, अपने शरीर की सुरक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख की खोल बना लेते हैं, जिसे खरोच कर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार किया जाता है। ठीक है, लाख के कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है जिसे महिलाएं माहवार लगाने में काम लाती हैं। ठीक है, तो ये लाख का कीट हो गया। ठीक है, ये भी हमारे लाभदायक होता है क्योंकि हमें इससे लाख प्राप्त होता है। हाथी एक वन्य जंतु है। हाथी को कुछ लोग पालतू बनाकर इनसे बोझा ढोने का कार्य करते हैं। अब जब तक हाथी से काम करवा पा रहे हैं, हाथी पागल नहीं हुआ, जब तक उनको पटक के मारा नहीं, तब तक तो ये फायदेमंद है। जिस दिन पटक के मार देता है हाथी, उस दिन नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, आदमी का स्वार्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं। शंख वास्तव में जंतुओं से बाह्य कवच है, बाह्य कवच है, जंतुओं का बाह्य कवच होता है। जो शंख होता है ना, पंडित जी लोग बजाते हैं कथा में। ठीक है, तो ये शंख क्या होता है, जंतुओं का बाह्य कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा, भस्म आदि बनाने में किया जाता है, दवाएं, भस्म। कस्तूरी मृग हिरन, ठीक है, ये एक वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, वन्य जंतुओं का पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी वन्य जीवों का जो जंगल में रहते हो, कुत्ता जंगल में नहीं रहता है, इसलिए मत कहिएगा कि कुत्ता पालना दंडनीय अपराध है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुत्ता जंगल में नहीं रहता है। ठीक है, चलो अब आते हैं सहायक जंतु। कुछ सहायक जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनेक जंतु जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान ढुलाई के लिए होता है, कृषि कार्य में तथा सवारी करने में किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जंतु है, परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियाँ खींचने में किया जाता है। देखिए, कुत्ता जो है बर्फीले क्षेत्रों, आपने देखा होगा पिक्चरों में कहीं, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड यानी विदेशी अमेरिका वाली फिल्में अगर आपने देखी होगी, तो उसमें जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कुत्तों से गाड़ियाँ खिंचवाई जाती हैं। ठीक है, वो पहिया नहीं लगा होता, उसमें खिसकने वाली गाड़ी होती है। तो ये सब सहायक जंतु हैं। बैल क्या होता है, सामान ढोने के कार्य आ जाता है। घोड़ा भी एक तरह से इक्का का काम करता है, आदमियों को ढो लेता है। ठीक है, तो ये सब सहायक जंतु हैं। चलिए, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, शाकाहारी मनुष्यों के लिए दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। साइट्रस फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित कुत्तों तथा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद एवं मोम प्राप्त होता है। मादक एवं नशीली पदार्थ हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस,
मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि घातक रोग को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये सारा पाठ हम पढ़ लिए। जो मेन जो मुख्य चीज़ें हमें जाननी थी वो मैंने आपको समझा दी इस पाठ में। यहाँ से अब आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ पाठ को पढ़ने के बाद आप अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। कोशिश करिएगा, एक बार अपने तरफ से प्रयास जरूर करिएगा। आप प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में प्रयास करना ज़रूरी है, प्रयास करते रहिए। प्रयास, देखिए प्रयास क्या होता है? प्रयास का मतलब है कि आप रोज़ाना प्रयास करिए। आप रोज़ाना एक ही शब्द याद करिए, इंग्लिश का एक ही वर्ड याद करिए, डेली याद करिए। साल के 365 दिन होते हैं, अगर आपने डेली एक शब्द याद कर लिया तो पूरे साल में आपको 365 वर्ड याद होंगे। 365 शब्द बहुत होते हैं इंग्लिश के लिए। इसी प्रकार विज्ञान में आप हर 2 दिन में एक चैप्टर पढ़िए, एक पार्ट पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आप देखिए 2-3 दिन में अगर एक पार्ट पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से तैयारी करते हैं, तो आपको आसानी से 4 महीने 5 महीने में आपका पूरा विज्ञान तैयार हो जाएगा। और 1 साल की तैयारी करनी रहती है, आपके पास 1 साल का समय होता है। 1 साल नहीं तो कम से कम 8 महीने 10 महीने का समय होता है। इसी तरह से आप समय दीजिए, समय सारणी बनाइए, एकदम लग जाइए तैयारी पे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पढ़ने में समझने में आसान रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।